माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में 11th क्लास की है विश्व इतिहास की एक बुक है जिसका नाम है विश्व के कुछ विषय। तो आज हम समझते हैं कि क्या है। ओके, शुरुआत करते हैं अपन चैप्टर को। एक सब्सक्राइबर है मेरा, तो उसने बोला कि हमें 11th की इतिहास, विश्व के इतिहास वाले चैप्टर 2 समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा कि पढ़ा दो, तो उनके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ यह व्यवहार साम्राज्य। ठीक है साम्राज्य, 1 मिनट, थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आसानी होगी जूम करने का। कहाँ है? 1 मिनट, यहाँ नहीं ज़्यादा बड़ा। ठीक है, ये वाली सही है। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में साम्राज्य स्थापित होने के 2 सहस्त्राब्दी बाद तक उस क्षेत्र, देखो मेसोपोटामिया, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपके लिए कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना मेसोपोटामिया वाला, दिक्कत ये है कि ये इंडिया से रिलेटेड हो है नहीं। जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं वे विश्व इतिहास है, इंडिया से रिलेटेड है ही नहीं। तो इसको क्या कनेक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर जब हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, चीज़ों को रिकॉल करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, और मैप के द्वारा, अगर हम मैप के द्वारा, 1 मिनट रुकना, अगर हम अगर हम मैप के द्वारा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम देखते हैं कि मैप में मेसोपोटामिया कहाँ पर है, तो हमें चीज पता लगता है यार ये तो हमारे उत्तर के, भारत के उत्तर में थोड़ा उधर है, ईरान के आसपास वाले चीज को हम मेसोपोटामिया कहते थे। तो थोड़ा बहुत आप उस चीज को भी एनालाइज करना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 2 सहस्त्राब्दी। क्या अर्थ है सहस्त्राब्दी का? अर्थ आप जानते हो, 1000, 1000 साल होता है इसका अर्थ। अब आप उसके आगे 2 लगाए तो क्या हो जाएगा? 2 सहस्त्राब्दी हो जाएगा। बाद तक उस क्षेत्र तथा उसके पूर्व और पश्चिम में साम्राज्य निर्माण के विविध प्रयत्न होते रहे। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईस्वी तक ईरानियों ने असीरिया के सामने, देखो इस चीज को समझो पहले। 6ठी शताब्दी, मैंने बहुत से बार देखा है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 6ठी शताब्दी क्या है, ईसवी क्या है। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जो ये ईसवी है और जो ईसा पूर्व है ये क्या है। ईसा और ईसा पूर्व में, तो इसे समझते हैं अपन। ठीक है, 1 मिनट रुकना। तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ पहले, कि ये जीरो देख रहे हो ना, तो यहाँ को हम ईसा मसीह का जन्मदिन मानते हैं। अगर इधर कोई आएगा तो हम उसे बोलते हैं ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं हम? इधर वाली, 1 मिनट रुकना, अगर इधर लाइन आएगी तो जीरो से, अगर कोई सन है जिसे टाइम, ये हमने इसे माना हुआ है कि जीरो, यहाँ पर ईसा मसीह का जन्मदिन है। अब ये समय ऐसे चलता है और हम इस वाली लाइन पे आगे चल रहे हैं। यहीं कहीं आगे जाके 2024 है और ये पीछे चलता है। तो कहीं पर अगर ईसा पूर्व लिखा आता है, क्या, अगर ईसा पूर्व लिखा आता है तो ये वाला समय होता है जीरो से पहले का। और ईसवी लिखा आता है ओनली, जैसे 2024 क्या लिखते हैं हम पर, 2024 ईसवी ही लिखते हैं, तो ये वाला समय है। समझे? क्या मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, इतना समझो आप कि ये इस वाले समय के लिए जीरो से, ये जो जीरो है, जीरो से इस समय के लिए तो ईसवी लिखते हैं अपन, और इधर वाले समय के लिए हम ईसा पूर्व लिखते हैं। ईसा पूर्व लिखते हैं, समझ गए आप? टाइम ट्रेवल का ईसा पूर्व लिखने का चक्कर नहीं, बहुत से स्टूडेंट इसमें क्या है गलती कर देते हैं, उनको क्या समझ में नहीं आता। ठीक है, इतना सा समझाना था मुझे आपको, और बाकी कुछ नहीं समझाना इसमें, क्योंकि
कंफ्यूजन होता रहता है इसमें, ठीक है। हम आगे चलते हैं अब। तो यहाँ पर छठी ईसवी तक, मतलब ये जीरो से पहले, इधर वाली लाइन की बात कर रहे हैं ये, यहाँ पर होगी छठी ईसवी, ठीक है। तक ईरानियों ने असीरिया के साम्राज्य के अधिकांश भूभाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। स्थल मार्गों के साथ साथ भूमध्य सागरीय तटीवर्ती क्षेत्रों में व्यापारिक संबंधों का विकास हुआ। तो वो हमें क्या है, मैप पे ये चीजें समझ में आएगी कि ये कहना क्या चाहता है। देखो, ये स्थल मार्ग तो आप समझ ही गए होंगे, वो उनके साथ साथ भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्रों में, जिस प्रकार हमारे यहाँ गोवा है, उसी प्रकार वहाँ एक भूमध्य सागरीय होता है। जैसे राजस्थान में हम सुनते हैं माउंट की वर्षा होती है, तो कैसे होती है, भूमध्य सागरों में उच्चावयन के कारण वहां पर वो मावट आती है सर्दियों में, ठीक है। तो ये वाला वो क्षेत्र है। क्या है, हम इस चीज को हम तभी समझ सकते हैं जब हमें पूरा मैप याद हो एशिया का, कि कहाँ पर अपना मोसोपोटामिया है, कहाँ पर ईरान ईरान है, सीरिया कहाँ पर है। तो थोड़ा उसका नॉलेज आप मैप पे भी सर्च करके देख सकते हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यापार में सुधार हुआ और इसी वजह से पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में यूनानी नगर तथा उनकी बस्तियों को लाभ हुआ, ठीक है। उन्हें काला सागर के उत्तर में रहने वाले यायावर लोगों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क में भी बहुत फायदा हुआ। यूनान में अधिकांश समय तक एथेंस और स्पार्टा के नगरीय नगर राज्य नागरिक जीवन के केंद्र बने हुए। तो यूनान में अधिकांश समय तक एथेंस स्पार्टा ये एक राज्य की तरफ लो, जैसे हमारे यहाँ बिहार उत्तर प्रदेश है ना, वैसे ही वहां पर एथेंस और स्पार्टा होते थे। जैसे हम कहते हैं ना कि साउथ है, साउथ में तमिल रहते हैं, तो वहां पर ये छोटे छोटे राज्य थे जिनको बोला जाता था स्पार्टा, एथेंस, ठीक है ना। ऐसे इन और ऐसे हम चीजों को समझ सकते हैं, वैसे नाम है। चतुर्थ शताब्दी ईसवी, अभी देखो ये ईसवी आ रहा है, तो ये ईसा मसीह के जन्मदिन के बाद चौथी शताब्दी की बात हो रही है, के उत्तरार्ध में, मतलब पहले यूनानी राज्यों में मेडी मेसिडोन राज्य के राजा सिकंदर ने कई सैन्य अभियान किए और उत्तरी अफ्रीका, ठीक है ना। सिकंदर की बात हो रही है जो कहाँ का था, मेसिडोन राज्य का, याद रखना। सिकंदर ने कई सैन्य अभियान किए और उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी एशिया, ईरान तथा भारत में व्यास तक के क्षेत्र को जीत लिया। अब ये व्यास है ना, ये व्यास नदी की बात हो रही है यहाँ पर। किस चीज की बात हो रही है यहाँ पर, व्यास नदी की बात हो रही है। क्षेत्र को जीत लिया। उनके सैनिकों ने उनके सैनिकों ने और आगे पूर्व में जाने से मना कर दिया। सिकंदर का सैन्य दल पीछे मुड़ गया, यद्यपि कई यूनानी इसी क्षेत्र में रह गए, ठीक है। देखो, सिकंदर जब सेना लेके चलता था तो मनोबल टूट जाता है सैनिकों का, कहाँ तक आगे जाए, कितना जीते, क्योंकि सिकंदर ने बहुत ही ज्यादा भूमि को जीता था। अब आगे चलते हैं। सिकंदर के नियंत्रण में ही इस पूरे क्षेत्र में यूनानियों और स्थानीय लोगों में आदर्श और सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान होता है। किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मेसोपोटामिया क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो पूरे क्षेत्र का यूनानीकरण हो गया था, जिसे अंग्रेजी में हेलोनाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि यूनानियों को हेलेनीज कहते हैं। याद रखना ये, क्योंकि यूनानियों को हेलेनीज कहते हैं। यूनानी भाषा इस क्षेत्र की एक जानी पहचानी भाषा बन गई, लेकिन सिकंदर के साम्राज्य की यह राजनीतिक एकता उसकी मृत्यु के तुरंत बाद विघटित हो गई। हालांकि उसके बाद 3 शताब्दी तक यूनानी संस्कृति के इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बनी रही। इस क्षेत्र के इतिहास में यह काल प्राय यूनानी काल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उस समय जब यूनानी उस क्षेत्र में बसे होंगे तो यूनानी के नाम से ही जाना जाएगा। लेकिन यह मान्यता यूनानी विश्वासों एवं विचारों की तरह अन्य महत्वपूर्ण संभवतः इससे भी अधिक महत्वपूर्ण संस्कृतियों, मुख्य रूप से ईरान के पुराने साम्राज्य से संबंधित ईरानी संस्कृति की महत्व को अस्वीकार कर देती है, ठीक है। इसके बाद के भावी इतिहास के महत्वपूर्ण पलों के बारे में इस अनुभाग में पता चलेगा। सिकंदर के साम्राज्य के विघटन, विघटन का अर्थ आप समझते हैं, कोई चीज खत्म होना। जैसे हम
केला खा के आप केला छिलके को फेंक देते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे वो सड़ जाता है, उसका विघटन हो जाता है। तो साम्राज्य सिकंदर के साम्राज्य के विघटन के फलस्वरूप हुई राजनीतिक कलह का लाभ उठाते हुए रोम, रोम एक शहर भी है, शहर और राज्य था, के मध्य इतालवी नगर राज्य के छोटे किंतु सुसंगठित सैन्य बल ने दूसरी शताब्दी ईस्वी, अब ये जीरो से यहाँ पर पहली यहाँ होगी, दूसरी तो ये यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। दूसरी शताब्दी ईस्वी से उत्तरी अफ्रीका समझ गए आप, और पूर्वी भूमध्य सागर पर नियंत्रण कर लिया। उस समय रोम एक गणराज्य थे, गणराज्य मतलब समझ गए आप, गण मतलब लोग, प्रजा, तंत्र मतलब लोगों का तंत्र, ठीक है, मतलब एक तरह से लोकतंत्र हो। यद्यपि वहां की सरकार निर्वाचन की एक जटिल व्यवस्था पर आधारित थी, लेकिन राजनीतिक संस्थाएं जन्म और धन संपदा को महत्व देती थी। यहाँ का समाज दासता से भी लाभान्वित था, मतलब दास प्रथा थी वहां पर। दास प्रथा जानते हो आप, दास प्रथा क्या होती, भारत में भी दास प्रथा थी, अंग्रेजों ने इसे बंद किया था। मेरे हिसाब से लगता है कि चार्टर 1833 1852, तो 1852 या 1853 का एक चार्टर अधिनियम आया था, उसके द्वारा अंग्रेजों ने इन्हें क्या किया था, बैन कर दिया था भारत में दास प्रथा को, ठीक है। 1 मिनट। रोम की रोम की सैन्य शक्ति ने इस समय सिकंदर के साम्राज्य के भाग रहे राज्यों के बीच व्यापार हेतु तंत्र स्थापित, ये दिक्कत है इसमें थोड़ा इधर आने में, 1 मिनट किया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, प्रथम शताब्दी ईस्वी के मध्य उच्च कुल क्षेत्रों में जन्मे सैन्य नायक जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया। जूलियस सीजर के अधीन, ठीक है ना। लातिनी जो रोम में बोली जाती थी, साम्राज्य की मुसीबा भाषा थी, ठीक है, याद रखना इस चीज को कि लातिनी रोम की मुख्य भाषा थी। हालांकि पूर्व में रहने वाले कई लोग यूनानी भाषा का प्रयोग करते रहे। रोम के लोगों में यूनानी संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव था। प्रथम शती ईस्वी पूर्व के, अभी ये कहाँ की बात हो रही है, ये जीरो की, यहाँ पर एक है, तो ये यहाँ की बात हो रही है, ठीक है ना। अंतिम में साम्राज्य के राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन हुए, चतुर्थ शताब्दी थी। अब ये यहाँ की, इधर यहाँ पर चौथी शताब्दी है। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई बनने के बाद इस साम्राज्य का काफी हद तक ईसाईकरण हो गया। शासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए चौथी शताब्दी ईस्वी में रोम साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में बांट दिया गया, लेकिन पश्चिम में सीमावर्ती क्षेत्रों, गोत, विसिगोत, वेंडल एवं अन्य की जनजातियों तथा रोम के बीच स्थित व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी, ठीक है ना। कि पश्चिमी क्षेत्र की जो पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे गोत, तो ये है ना वहाँ के जनजातियां हैं, ठीक है ना, जनजातियों तथा रोम के बीच स्थितियां बिगड़ने लगी। ये व्यवस्थाएं व्यापार, सैन्य भर्ती तथा उनमें बसने से जुड़ी थी, और जनजातियों ने रोम साम्राज्य पर आक्रमण में वृद्धि कर दी। जैसे जनजातियां होती है, जैसे हमारे यहाँ भारत में हम कहते हैं कि नक्सलवादी है, कहते हैं नहीं कहते, कौन है वो नक्सल, भारत के ही लोग हैं। वो भारत के कानून को पसंद नहीं करते, बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि उनकी उनके क्या कल्चर अलग होता है। जो जनजाति लोग हैं उनका कल्चर अलग होता है, वो इस कल्चर में ढल नहीं पाते, तो वो कहते हैं कि ये हमारा देश है, बल्कि वो उनका देश है, पर कानून से चलना पड़ता है। तो ऐसा होता रहता है देशों में। हम आगे बढ़ते हैं, समझने के लिए बता रहा हूँ आपको। ये मतभेद बढ़ते गए और साम्राज्य के आंतरिक मतभेदों में जुड़ गए, ठीक है ना। बड़े हो जाते हैं तो ये साम्राज्यों को गिरा सकते हैं। पहले तो 5वीं शताब्दी ईस्वी के आते आते
पश्चिम का साम्राज्य नष्ट हो गया, रोम का साम्राज्य क्या हो गया, नष्ट हो गया। पूर्व के साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत ही जनजातियों ने अपने अपने राज्य स्थापित के लिए। अब देखो ऐसा होता है कि जैसे भारत में जब अंग्रेज थे, अंग्रेज नहीं आने से पहले क्या था, अलग अलग भारत में राज्य थे। कोई बिहार का राज्य है, भरी बिहार में भी 5-6 राज्य होंगे। हमारे अपने राजस्थान है, राजस्थान में रियासतें थी, तो वैसे अलग अलग बढ़ जाते हैं फिर। ईसाई चर्च से प्रोत्साहन पाकर 9वीं शताब्दी ईस्वी में ऐसे ही कुछ राज्यों को मिलाकर पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना की। दोबारा से ही चर्च से प्रोत्साहन पाकर, जैसे चर्च मतलब समझ गए, चर्च मतलब ईसाइयों का मंदिर, तो वहां को मिला जुला के उन्होंने फिर से दोबारा को साम्राज्य को, जैसे भारत को पुनर्गठन किया ना, तो वैसे ही उससे रोमन को दोबारा साम्राज्य की स्थापना की। पवित्र रोमन साम्राज्य ने पुराने रोमन साम्राज्य के साथ निरंतरता का दावा किया। ठीक है, अरे देखो कोई चित्र ये है वहां का चित्र है, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यूनानी नगर के भग्नावशेष, मतलब भवन को, भवन निर्माण में जो टूट जाते हैं ना, वो है। ठीक है, आज के लिए हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, फिर आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है ना, ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए। ठीक है।